हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है। हमारे चैप्टर का नाम है भाषा और बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, डायलेक्ट और स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, बात करते हैं अब भाषा और लिपि के बारे में। ठीक है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह भाषा द्वारा अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, जो मानव है वो अपने भाषा को समाज में रहकर, ठीक है, क्या करता है, प्रकट करता है मन के भावों को। ठीक है, जैसे भाषा अभिव्यक्ति का ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है। मानव, कल मेरा जन्मदिन है। मम्मी पापा ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें ज़रूर आना है। अच्छा, पार्टी कितने बजे है? पार्टी शाम को 6 बजे से है। तुम आरव को भी ले आना। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे पिक्चर है हमारी बच्चों, इसमें अरे मानव, आरव नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर है अरे आरव, मानव नहीं आया। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने तुम्हारे लिए इसमें शुभकामनाएं लिखकर भेजी हैं। ठीक है, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं अपितु दूसरों के विचार भी जान सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से नए विचार जन्म लेते हैं तथा भाषा का विकास होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी। वाणी द्वारा उच्चरित सार्थक ध्वनियों ही भाषा का आधार होती हैं। अब इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है बच्चों, ये वाले जो चित्र हैं हमारे, इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन चित्रों से हम समझ सकते हैं हमें बाएं नहीं मुड़ना है, पैदल नहीं जा सकते, सीधे नहीं जा सकते। ठीक है, ये सड़क सुरक्षा चिन्ह है जिन्हें हम प्राय सड़क के किनारे, ठीक है, जिन्हें हम प्राय सड़क के किनारे देखते हैं। यह संकेत भाषा है, ये सांकेतिक भाषा है। इनके द्वारा हर तरह के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अतः सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। ठीक है, मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करते हैं। यही भाषा की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, जो हमारी भाषा है उसे हम बोलकर, सुनकर, समझकर, पढ़कर ही इस्तेमाल करते हैं। यही हमारे भाषा का क्या होता है, आधार होता है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। ठीक है बच्चों, मौखिक भाषा हमारी कौन सी होती है? मौखिक भाषा से हम विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं। वार्तालाप, वाद विवाद, कविता, पाठ, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत आदि में हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे मान्या कुछ दिनों पहले ही मनाली से घूम कर आई, उसे वहाँ बहुत आनंद आया। उसने अपना सारा अनुभव रिया को सुनाया। रिया ने ध्यान से सुना और कहा कि अगले वर्ष छुट्टियों में भी मैं भी वही मनाली जाऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिक्चर है, इसमें देखिए रिया और मान्या की बात हो रही है। ये रिया है और ये मान्या है। ठीक है, आपस में बात कर रही हैं। ठीक है, आपने ध्यान दिया कि मान्या ने बोलकर रिया को अपना अनुभव सुनाया, रिया ने सुनकर उत्तर दिया। यही भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं बच्चों। ठीक है, लिखित भाषा। अब बात करते हैं बच्चों लिखित भाषा की। ठीक है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचना पट आदि में किया जाता है। जैसे अंजलि ने एक कविता लिखी। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों पिक्चर में अंजलि ने एक कविता लिखी। उसने वह कविता माँ को दिखाई। माँ ने कविता पढ़कर अंजलि के प्रयास की खूब तारीफ की। यह भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक तथा लिखित भाषा द्वारा हम भाषा के 4 कौशल सीखते हैं। मौखिक भाषा में जहाँ
बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है, वहीं लिखित भाषा में पढ़ना तथा लिखना महत्वपूर्ण है। ठीक है। विश्व के अलग अलग भागों में, अब देखिए बच्चों, विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है। मानक भाषा, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मानक भाषा की। ठीक है। हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इस कारण इस पर बोलियों और उपभाषाओं का असर पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्ण एवं शब्दों के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध व मानक है, यह समझने में कठिनाई होती है। अतः भाषा के जिस रूप को शिक्षाविदों पर विद्वानों ने मान्यता दी है, वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। जैसे अमानक रूप और मानक रूप। ठीक है बच्चों, ये दो रूप हैं भाषा के, अमानक रूप और मानक रूप। ठीक है। अमानक रूप है बंदर और मानक रूप है बंदर। ठीक है। देखिए यहाँ पर बंदर आधा न बन रहा है और यहाँ अंकी बिंदी लग रही है। ठीक है। द और यहाँ दो द। ठीक है। घ और यहाँ ध है। ठीक है। गए यहाँ पर गए। ठीक है। नई यहाँ पर नई। यहाँ पर मात्राओं में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। ठीक है। भाषा के सामान्य, सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। ठीक है। मानक वर्तनी संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट 1 में, हमारा संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर नहीं लिखे जाएं। जैसे लड़के ने बस में आदि। ठीक है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप पाई हटाकर लिखे जाएं। जैसे कच्चा, उल्लेख, लगन, ब्यास आदि। कर क्रिया जोड़कर लिखी जाए। जैसे गाकर, सोकर, खाकर आदि। दवदम समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए। जैसे लेन देन, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना आदि। सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो तो पहला अक्षर मिलाकर और दूसरे अलग लिखे जाएं। ठीक है। उसके लिए इसमें से आदि। ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट 6 की, संयुक्त क्रिया पृथक लिखी जाए। जैसे खाया करता है, किया करता था आदि। ठीक है। संयुक्त अक्षरों में हलंत लगाकर लिखा जाए। जैसे वृद्धालय हलंत है, देखो इसमें बच्चा द के नीचे, और द्वार इसमें भी हलंत है बच्चों द के नीचे। ठीक है। आदि। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, अब बात करते हैं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, नेपाली, असमिया, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, मलयालम, स्थाली, कोंकणी, मराठी, सिंधी, मैथिली, बोडो, गुजराती, मणिपुरी। ठीक है। अब बात करते हैं मातृभाषा की। ठीक है। अब हमारी जो भाषा है उसमें बात होगी मातृभाषा की। ठीक है। देखिए बच्चों, मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यदि माँ बांग्ला भाषा बोलती है तो बच्चा उसे बांग्ला सीखता है, बांग्ला ही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। इसी प्रकार यदि बच्चा अपनी माँ से गुजराती सीखता है तो गुजराती ही उसकी मातृभाषा होगी। ठीक है। अलग अलग प्रांतों, देशों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा इसी प्रकार भिन्न भिन्न होती है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, जिस प्रकार का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है। इसीलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। ठीक है। आगे देखेंगे हम बोली। अब बात करेंगे बच्चों हम बोली की। ठीक है। जब एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें तथा लोक कथाएं कही जाती हैं। बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी की कई बोलियां होती हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी की कई बोलियां होती हैं। जैसे अवधी, ब्रज, मगही, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेलखड़ी, ठीक है, बुंदेलखड़ी आदि। जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं, पर कालांतर में
वे उपभाषाएं बन गई। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की तथा महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? हिंदी की बोलियां, ठीक है। अब ये हमारी हिंदी की बोलियां हैं और कहाँ बोली जाती हैं, आइए एक बार इनको भी समझ लेते हैं। अवधी जो है हमारी बोली वो हमारी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हरियाणवी हमारी हरियाणा, कमाऊनी गढ़वाली हमारी उत्तराखंड में, ठीक है। ब्रज हमारी उत्तर प्रदेश में, राजस्थानी हमारी राजस्थान में और बुंदेलखड़ी हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भाषा और बोली में अंतर। अब बच्चों हम देखेंगे कि भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, भाषा के निर्माण के लिए व्याकरण है जबकि बोली के साथ ऐसी बाध्यता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, साहित्य रचना करते समय भाषा का प्रयोग होता है जबकि बोली का लिखित साहित्य नहीं होता है। अब बात करते हैं मेरे बच्चों लिपि की। ठीक है, आरंभ में मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता था, कालांतर में अपने विचारों को स्थायी रूप देने तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चित्रों के माध्यम से बनाया। ठीक है, जिससे चित्रलिपि का जन्म हुआ। फिर उसने मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया। भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, विश्व की कुछ प्रमुख लिपियां। अब यहाँ पर बच्चों देखिए विश्व की कुछ प्रमुख लिपियां बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ हमारी भाषा और यहाँ हमारी लिपि हैं। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, तो हमारी कौन सी लिपि होगी? रोमन। ठीक है, उर्दू हमारी होगी फारसी, तमिल हमारी तमिल, चीनी हमारी चित्रलिपि, ठीक है, पंजाबी हमारी गुरमुखी, बांग्ला हमारी बांग्ला और अरबी हमारी अरबी और हिंदी, संस्कृत, नेपाली हमारी देवनागरी होगी। ठीक है बच्चों, अब हमने लिपि के बारे में जान लिया है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। अधिकांश लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, परंतु फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। आइए अब हम व्याकरण देख लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है। इसके मौखिक व लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। व्याकरण के अंग, हम बात करते हैं बच्चों व्याकरण के अंग की। यहाँ हमारे अंग 3 है। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण विचार की करेंगे। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रचना आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वाक्य विचार, बात करते हैं बच्चों वाक्य विचार की। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य विचार में वाक्यों के अंग, भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। बात करते हैं बच्चों मेरे साहित्य की। ठीक है, साहित्य की प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार होता है। ज्ञान के इसी संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गद्य साहित्य की बच्चों। ठीक है, इसके अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। गद्य साहित्य में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, स्मरण, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, पत्र लेखन आदि आते हैं मेरे बच्चों। आगे देखेंगे प्रमुख साहित्यकार की उनकी रचनाएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फेमस प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी फेमस क्या है बच्चों, प्रसिद्ध क्या है रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद, निर्मला, मानसरोवर, सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन, ईदगाह और गोदान क्या है मुंशी प्रेमचंद की साहित्यकार जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामयानी, उर्वशी, तितली आदि। ठीक है, महादेवी वर्मा की है गिल्लू, नीलू, गोरा आदि। ठीक है, पद्य साहित्य, इसके अंतर्गत साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है। पद्य साहित्य में तुकांत तथा अतुकांत कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा,
छंद, कुड़लिया, पद आदि आते हैं। ठीक है, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है बच्चों, ये प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। कबीरदास बीजक साखी संवद रमेनी। ठीक है, तुलसीदास की है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली आदि। सूरदास की है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि। ठीक है, बिहारी की है विहारी सतसई। ठीक है, अब बात करेंगे कंप्यूटर और हिंदी की। ठीक है बच्चों, बात करेंगे कंप्यूटर और हिंदी की। ठीक है, आज हिंदी का व्यवहार क्षेत्र निरंतर फैला जा रहा है। इसे बोलने सीखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अतः हिंदी शिक्षण तथा अध्यापक के क्षेत्र में कंप्यूटर का भी प्रवेश हो चुका है तथा यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी के अखबार तथा पत्रिकाएं इसके द्वारा पढ़े जा सकते हैं। अनेक ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे हमें हिंदी साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलती है। इंटरनेट के द्वारा हिंदी में हम ईमेल भेज सकते हैं और अपना ब्लॉग भी हिंदी में बना सकते हैं। यही नहीं, इंटरनेट के द्वारा हिंदी भाषा घर बैठे भी सीखी जा सकती है बच्चों। ठीक है, हिंदी के विषय में कुछ विशिष्ट जानकारियाँ। पॉइंट नंबर 1 हम बात करते हैं हिंदी के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। हिंदी का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। नेक्स्ट है हिंदी का सामान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। हिंदी के मुख्य रूप से 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों आइए अपने पाठ पे एक नजर डाल लेते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक तथा लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। नेक्स्ट है भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्हों का लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है बच्चों। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।